Hello everyone. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो यह एरोमेटिक प्रतिस्थापन अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। यहाँ नाभिक से तात्पर्य किससे? बेंजीन वलय से। तो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु जब किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार के हैलोजनीकरण को नाभिकीय हैलोजनीकरण कहा जाता है। तो जब एरोमेटिक यौगिकों को किसी हैलोजन वाहक या हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो क्या बनते हैं? हैलो एरिन्स बनते हैं। आयरन चूर्ण अथवा एल्यूमिनियम आयरन या एंटीमनी के हैलाइडों को हैलोजन वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आयरन चूर्ण भी हैलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड भी बनाता है। यदि बेंजीन की आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होता है हमें? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन है, Cl2 है, जो आयरन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोबेंजीन में। तो इन अभिक्रियाओं की गति बेंजीन अथवा एरोमेटिक यौगिक हैलोजन और आयरन या हैलोजन वाहक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं की गति समीकरण निम्न होता है। रेट इज इक्वल टू के बेंजीन हैलोजन और Fe(X3) की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अतः इनकी क्रियाविधि इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिसमें कि सभी क्रियाकारक मंद अथवा वेग निर्धारण पदों में योगदान दे रहे हों। इनकी क्रियाविधि को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। Fe(X3) है, ये X2 के साथ तीव्र गति से क्रिया करके क्या बना लेता है? Fe(X3) आंशिक रूप से इसके X2 के साथ बंध बना लेता है। फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fex4- और X+। तो इस प्रकार हैलोजन वाहक एवं हैलोजन की अभिक्रिया से हैलोनियम आयन बनता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है। यह हैलोनियम आयन एरोमेटिक यौगिक के नाभिक अर्थात वलय पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके वीलैंड मध्यवर्ती बनाता है, जो कि एक प्रोटॉन को खोकर हैलोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन है हैलोनियम आयन से स्लो स्टेप में क्रिया करके क्या बना रहा है? यहाँ पर वीलैंड मध्यवर्ती, जो कि फास्ट स्टेप के द्वारा क्या बना रहा है? हैलोबेंजीन। तो उपयुक्त परिस्थितियों में क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण तो आसानी से संपन्न हो जाता है, लेकिन आयोडीनीकरण तथा फ्लोरीनीकरण कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा ही संपन्न कराया जा सकता है। आयोडीनीकरण के लिए एरोमेटिक यौगिक को आयोडीन के साथ किसी ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में अभिकृत करवाया जा सकता है। जैसे बेंजीन नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया करके आयोडोबेंजीन बनाता है। यहाँ पर बेंजीन है, उसके दो मॉलिक्यूल I2 के साथ HNO3 के साथ प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर प्रतिस्थापन उत्पाद क्या बनाते हैं? आयोडोबेंजीन। बेंजीन वलय में फ्लोरोबेंजीन परमाणु प्रवेशित कराने की सर्वोत्तम विधि है डाईएजोनियम लवण के माध्यम से। यदि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फ्लोरोबेंजीन। ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी जब HbO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है और यहाँ क्या अटैच हो जाता है? N2BO4-। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ से N2 निकल जाती है, BF3 निकल जाता है और यहाँ F अटैच रहता है और क्या प्राप्त होता है हमें? फ्लोरोबेंजीन। अब नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे सल्फोनीकरण। तो एरोमेटिक यौगिकों को जब सांद्र H2SO4, सैधूम या फ्यूमिंग H2SO4 अथवा क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो एरोमेटिक यौगिक के अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक समूह द्वारा अर्थात SO3H द्वारा विस्थापित हो जाता है और एरोमेटिक सल्फोनिक अम्लों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं।
बेंजीन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फोनिक अम्ल। इस अभिक्रिया में SO3 अणु अथवा SO3H आयन इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार कर सकते हैं, किंतु साम्य अवस्था में SO3 अणु की अधिक संभावना मानते हैं। यदि सल्फोनीकरण की क्रिया सैधूम H2SO4 के साथ संपन्न हो रही हो तब तो उसमें SO3 अणु होते हैं। ओलियम H2H2O7 अर्थात सांद्र H2SO4 में अधिक मात्रा में SO3 का विलयन ही सैधूम H2SO4 कहलाता है। तो जब सल्फोनीकरण की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ संपन्न करवाई जाती है तो निम्न सामयिक के अनुसार विलयन में SO3 अणु मुक्त होते हैं। 2H2SO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साम्य अवस्था में SO3 H3O प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन। SO3 अणु की संरचना निम्न प्रकार से हम दर्शाते हैं। O S डबल बॉन्ड O उपसहसंयोजक बंध माइनस, ये उपसहसंयोजक बंध, यहाँ डबल। इसमें किस प्रकार से अनुनाद होता है? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ। तो उपयुक्त तीनों अनुनादी संरचनाओं को निम्न अनुनादी संकर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ S है, इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज और यहाँ O पे माइनस चार्ज। इस प्रकार हम देखते हैं कि SO3 अणु में सल्फर परमाणु अत्यधिक रूप से इलेक्ट्रॉन न्यून है, अतः यह अणु एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा और एरोमेटिक यौगिकों के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद बनाएगा। बेंजीन के साथ सल्फोनीकरण की अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। बेंजीन है SO3 के साथ स्लो स्टेप में क्रिया करके वीलैंड मध्यवर्ती बनाता है। यहाँ से H आयन निकल जाता है और SO3 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में H आयन इसके साथ अटैच होता है और SO3H अर्थात सल्फोनिक अम्ल में ये कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे मर्क्यूरीकरण। एरोमेटिक यौगिक का मरकरी लवण बनाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरीकरण। इन मरकरी लवणों में एरोमेटिक वलय के सीधा मरकरी परमाणु जुड़ा होता है। एरोमेटिक यौगिकों का मर्क्यूरीकरण दो मेथड्स के द्वारा संपन्न होता है। फर्स्ट है सीधे मर्क्यूरीकरण द्वारा या बाय डायरेक्ट मर्क्यूरेशन। इस विधि में सामान्यतः मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ एरोमेटिक यौगिक की क्रिया करवाते हैं। उदाहरणार्थ, जब बेंजीन को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है? फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये बेंजीन है C6H6 प्लस HgCH3COO का होल ट्वाइस। ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट। इसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में एसिटिक एसिड बनता है। यह अभिक्रिया भी सल्फोनीकरण के समान धनात्मक समस्थानिक प्रभाव दर्शाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि CH बंध का विघटन वेग निर्धारक पद में होता है, जैसा कि ऊर्जा आरेख से भी प्रकट होता है। ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट। इससे क्या प्राप्त हुआ? एक तो एसीटेट आयन और एक मर्क्यूरिक एसीटेट आयन। ये बेंजीन के साथ फास्ट स्टेप कर में क्या बनाता है? व्हीलैंड मध्यवर्ती। और स्लो स्टेप में क्या होता है? यहाँ से H आयन निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है? फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो मर्क्यूरिक एसीटेट के आयनन से एसीटो मर्क्यूरिक आयन उत्पन्न होता है। इसी के द्वारा मर्क्यूरीकरण की क्रिया होती है। ये क्या है? एसीटो मर्क्यूरिक आयन बेंजीन के साथ क्रिया करके पाई कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है? सिग्मा संकुल में। फिर वापस से पाई कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और लास्ट में फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट में ये कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोबेंजीन का मर्क्यूरीकरण यदि परक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में संपन्न करवाया जाए तो अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा संपन्न होती है और मुख्य उत्पाद 89% क्या प्राप्त होता है? मेटा। ये है नाइट्रोबेंजीन। इसकी क्रिया यदि हम मर्क्यूरिक एसीटेट आयन के साथ करवाएं तो व्हीलैंड मध्यवर्ती बनता है और यहाँ से H आयन निकलेगा और हमें क्या प्राप्त होगा?
मेटा एसिटॉक्सी मरकरी नाइट्रोबेंजीन। इसके विपरीत यदि अभिक्रिया को हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करके संपन्न करवाया जाए तो उत्पाद अनअपेक्षित ऑर्थो पैरा का मिश्रण प्रमुख उत्पाद 57% के रूप में बनता है, जबकि अपेक्षित उत्पाद मेटा व्युत्पन्न केवल 43% ही बनता है। इसका कारण यह है कि गर्म करने पर अभिक्रिया कौन से मेथड से संपन्न होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। तो यह है मर्क्यूरिक एसीटेट जो कि गर्म करने पर फ्री रेडिकल में एसिटोमर्करी रेडिकल और ये वाला रेडिकल प्राप्त होता है जो कि नाइट्रोबेंजीन के साथ क्रिया करेगा। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वाई से। तो यहाँ ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, फिर इसमें क्या होगा? अनुनाद होगा। तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा। तो इसकी ये सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है और ये वाली फोर्थ वाली अनुनादी संरचना जिसमें कि ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल आ जाता है। तो पैरा आक्रमण के साथ भी ऐसी ही 4 संरचनाएं बनेंगी, लेकिन मेटा आक्रमण के साथ प्रथम 3 संरचनाएं तो बनेगी लेकिन 4th संरचना नहीं बनेगी। अतः यह मध्यवर्ती थोड़ा कम स्थायी होगा और इसके बनने की संभावना भी कम 43% ही होती है। जैसे ये वाई फ्री रेडिकल है, मेटा पोजीशन जुड़े तो ये फर्स्ट है, यहाँ आएगा, ये सेकंड बनेगी, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो थर्ड, लेकिन इसकी 4th वाली बनने की संभावना नहीं है। बने हुए उत्पाद में एसिटॉक्सी समूह की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाई जाती है। जब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हैलो व्युत्पन्न बनते हैं, ये है फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। इसकी जब ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाए जाते हैं तो निम्न मध्यवर्ती बनता है और लास्ट में क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन। तो यह मर्क्यूरिक यौगिकों की क्या है? अभिलाक्षणिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखेंगे परोक्ष मर्क्यूरीकरण या बाय इनडायरेक्ट मर्क्यूरीरेशन। तो इस विधि में किसी क्रियात्मक समूह को मरकरी अम्ल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सामान्यतः इसके लिए डाईएजोनियम लवण, सल्फेनिक अम्ल अथवा एरिल हैलाइड लिए जाते हैं। अधिकांशतः क्लोरो मरकरी समूह के साथ इसका प्रतिस्थापन करवाया जाता है। यह बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जब मरकरी अम्ल के साथ कॉपर की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो निम्न प्रकार से क्या बनते हैं? क्लोरो मरकरी बेंजीन और ये क्यूप्रस क्लोराइड निकल जाता है। सीधे मर्क्यूरीकरण की तुलना में परोक्ष मर्क्यूरीकरण का लाभ यह है कि इसमें हमें वही समावयव प्राप्त होता है जो कि हम चाहते हैं, जबकि सीधे मर्क्यूरीकरण की विधि में हमें समावयवों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो जब किसी एरोमेटिक यौगिक को लुईस अम्ल की प्रेजेंस में एल्किल या एरिल समूह के साथ संपन्न होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, सेकंड होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो जब किसी एरोमेटिक यौगिक की लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एरोमेटिक यौगिकों का एल्किलीकरण हो जाता है और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। बेंजीन है RX के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसका एल्किलीकरण हो जाता है और इन प्रकार से AR और HX प्राप्त होते हैं। और इसका जो गतिक समीकरण है वो किसके इक्वल होता है? रेट इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन RX और AlX3 लुईस अम्ल की, अर्थात अभिक्रिया की गति एरोमेटिक यौगिक और एल्किल हैलाइड के अतिरिक्त लुईस अम्ल की सांद्रता पर भी डिपेंड करती है। अतः इसकी क्रिया विधि में लुईस अम्ल की सहायता से इलेक्ट्रोफाइल का बनना एक मंद एवं वेग निर्धारक
पद द्वारा संपन्न होना चाहिए। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से, जब कोई भी एल्किल हैलाइड AlX3 के साथ स्लो स्टेप में क्रिया करके निम्न मध्यवर्ती बनाता है। इस प्रकार जो बना हुआ कार्बोकैटाइन है एरोमेटिक वलय पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके वीलैंड मध्यवर्ती बना लेता है, जो एक प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। बेंजीन है R+, जो कि यहाँ पर बना था R+, ये इसके साथ मध्यवर्ती बनाएगा और एक प्रोटॉन निकल जाएगा और निम्न उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन से टोलुइन बनाने के लिए बेंजीन की AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। ये बेंजीन है जो कि CH3Cl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बना लेता है, टॉलुइन बना लेता है। यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्किलीकरण यदि किसी ऐसे एल्किल हैलाइड के साथ किया जाए जिसमें कि कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट होने की संभावना हो, वहाँ पर पुनर्विन्यासित एल्किन बेंजीन ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि बेंजीन की हम नियोपेंटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो लगभग पूर्ण रूप से पुनर्विन्यासित या रीअरेंज प्रोडक्ट ही बनता है। यहाँ हम देखें नियोपेंटिल क्लोराइड की AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। हम जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटाइन का स्थायित्व प्राथमिक से कहीं अधिक होता है, अतः उपयुक्त कार्बोकैटाइन निम्न प्रकार से पुनर्विन्यासित होता है। ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा पुनर्विन्यास के द्वारा और हमें क्या प्राप्त होता है, टर्सरी कार्बोकैटाइन। और जो ये टर्सरी कार्बोकैटाइन है ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल बेंजीन। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा टर्सरी कार्बोकैटाइन के द्वारा, 2-मेथिल 2-फेनिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से एल्किलीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है।